जो क्लासिफिकेशन की हुई ICHD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक डिसऑर्डर, उसमें माइग्रेन को बाकायदा क्लासीफाई किया गया है और उसके अंदर तकरीबन 10 से 15 इक़साम इसकी मुख्तलिफ हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगा जो कॉमनेस्ट है। देखें, दो बहुत ही कॉमनेस्ट होती हैं इक़साम। एक होता है माइग्रेन विद ऑरा, यानी ऐसा दर्द शकीका, ऐसा आधे सर का दर्द, ऐसा माइग्रेन जिसके अंदर पहले एक ऑरा, एक ऐसी अलामात आ जाएं जिसके बाद सर दर्द का प्रोसेस शुरू होता हो। और अलामात हर मरीज़ में मुख्तलिफ अलामात होती हैं। बाज़ लोगों को कुछ लाइट्स आती हैं जिग-जैग वे में, बाज़ लोगों को फ्लैश पड़ता है, कुछ लोगों को यानी हर मरीज़ का ऑरा डिफरेंट होता है। वो चंद सेकंड्स का होता है, उसके बाद सर का दर्द शुरू होता है। इसी तरह एक चीज़ जो है जो भी कॉमन है, एक है माइग्रेन विदाउट ऑरा। उसके अंदर भी क्या कहते हैं, होता तो माइग्रेन ही है लेकिन उसके ऑरा की अलामात नहीं हुआ करती। ये तो बहुत कॉमन है। इसके अलावा रेटिनल माइग्रेन है जिसके अंदर आँख की उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। इसे हेमीप्लेजिक माइग्रेन है, जैसे लगता है जैसे कोई फालिज के दौरा पड़ गया है, होता वो माइग्रेन है। अगेन हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह इसकी बहुत सारी इक़साम है, लेकिन कॉमनेस्ट जो है माइग्रेन विद ऑरा और माइग्रेन विदाउट ऑरा है। अच्छा, इसकी कोई स्पेसिफिक वजूहात हैं या हर बंदे में ये अलग वजूहात की वजह से कॉज होता है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बाज़ मरीज़ क्योंकि कॉमन बीमारी है, तो एक मरीज़ जब दूसरे से कहता है तो वो उसके पास तो डिफरेंट अलामात होती हैं, तो वो कहता है तुम्हें फिर माइग्रेन नहीं है या मुझे माइग्रेन नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि हर मरीज़ मुख्तलिफ मरीज़ है। नंबर एक, हर मरीज़ की अलामात मुख्तलिफ हो सकती हैं। मैं कॉमन आपको अलामात बता देता हूँ। कुछ लोग, यानी जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक डिसऑर्डर ने क्राइटेरिया बनाया हुआ कि इनमें 2 से 3 अलामात हों। मिसाल के तौर पे ये कहा जाता है कि एक माह में कमो बेश 5 अटैक होने चाहिए माइग्रेन के। अच्छा, 5 से 4 यानी अटैक यानी 5 टाइम। तो और उसके साथ नोजिया वोमिटिंग यानी कि मतलाहट होना या उल्टी का हो जाना, फोटोफोबिया फोनोफोबिया यानी तेज़ रोशनी का या तेज़ आवाज़ के हवाले से उसका डिस्टर्ब हो जाए। कुछ लोगों को ऑस्मोफोबिया हो जाता है ख़ास तौर पे, यानी मौसम के लिहाज से या दीगर। हर मरीज़ डिफरेंट होता है। और कुछ लोगों को यानी मिसाल के तौर पे रश में गए, एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंटल है, स्ट्रेस है, नींद पूरी नहीं हुई है, ट्रिगर बहुत सारे मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन जो अलामात जो मेन कॉमनेस्ट है वो सर का दर्द होना, आम तौर पे आधे सर के दर्द होता है, वो पल्सेटिंग टाइप होता है। 4 से 5 अटैक होना, नौजिया मतलाहट का होना, वोमिटिंग होना, फोटोफोबिया यानी रोशनी से, फोटोफोबिया रोशनी से, फोनोफोबिया आवाज़ से। इस तरह की जो अलामात अमूमन मरीज़ की होती हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि पल्सेटिंग पेन है नहीं है, उसको नौजिया है ही नहीं है। हर मरीज़ को नौजिया नहीं होता, हर मरीज़ को फोटोफोबिया नहीं होता, हर मरीज़ को फोनोफोबिया नहीं होता, हर मरीज़ की वोमिटिंग नहीं होती। इस लिहाज से हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट while diagnosing the migraine। अच्छा, तो मिनिमम 5 दफा महीने में दर्द होना, ये क्राइटेरिया बनाया हुआ। अगर ये नहीं 5 दफा नहीं, तो फिर हम, लेकिन फिर भी अगर अलामात हो रहे, सिर्फ एक्यूट अटैक हो रहा है, तो हम उसके लिहाज से उसको करेंगे। तब भी वो माइग्रेन की कैटेगरी में बिल्कुल। ओके। अच्छा, इसे डायग्नोज कैसे किया जाता है? कोई टेस्ट किए जाते हैं, करवाए जाते हैं या क्या? हाँ, ये देखें, माइग्रेन जो है वो प्योर क्लिनिकल डायग्नोसिस है। यानी मरीज ने हिस्ट्री दी, आपने हिस्ट्री की बुनियाद, जो टेस्ट कराए जाते हैं वो तो इसलिए कराए जाते हैं कि कोई ऐसी वजह तो मौजूद नहीं है जो इस सर के दर्द को बढ़ावा दे रही है या बढ़ा रही है। माइग्रेन इज ए प्योर क्लिनिकल डायग्नोसिस। उसके अंदर ऐसा कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती, ना कोई खून के टेस्ट करें। जाहिर सी अगर खून की कमी होगी तो एनीमिया है, तो वो जाहिर से पेन को बढ़ाएगी। ये तो हेडेक को ओवरऑल, तो एनीमिया दुरुस्त होना चाहिए। कुछ लोगों को थायराइड का मसला होता है, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, तो जितने टेस्ट कराए जाते हैं वो तो अदर डिजीज, अदर मेटाबॉलिक फीचर, या अगर स्कैन कराया जाता है तो दिमाग के अंदर कोई और चीज ना हो, वो रूल आउट करने के लिए कराया जाता है। माइग्रेन इटसेल्फ उसमें बहुत वो प्योर क्लिनिकल डायग्नोसिस है। हिस्ट्री की बुनियाद पे तशखीस होती है और हिस्ट्री ही की बुनियाद पे उसके कंफर्म होता है कि उसको माइग्रेन कौन सा वाला है। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन सा जेंडर है स्पेसिफिक जिसके अंदर ये ज्यादा पाया जाता है, और कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है? जी, बहुत ही अहम है। देखें, ये सर का दर्द मोर कॉमन इन फीमेल, औरतों में ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप ये समझें कि ये नहीं, एक मैं बिल्कुल मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर 4 में से 1 औरत को माइग्रेन अमूमन यानी होता है। ये मर्दों में इसका तनासुब कम है
औरतों में सर दर्द का ये वाला माइग्रेन वाला तनासुब ज़्यादा है। एज ब्रैकेट बहुत ज़्यादा कोई मैं इसको कन्फाइन नहीं कर, बच्चों में बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं, हाँ बच्चों में माइग्रेन कॉमन है, उसकी भी बिल्कुल प्रॉपर तशखीस होनी चाहिए, बच्चों में होता ही है, ठीक है, बच्चों में भी कॉमन है, मर्दों में भी कॉमन है, औरतों में, लेकिन आपने जेंडर कहा तो जेंडर में फीमेल में ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, कम से कम क्या उम्र के बच्चे में ये पाया जाता है, सबसे मिनिमम एज, जैसे आपने भी अपने एक्सपीरियंस में देखी हो? या देखें हमारे पास तो इवन 5 ईयर 4 ईयर थे, इस तक के बच्चों में को भी इस तरह के सर दर्द की अलामात आती हैं, और फिर मतलब अच्छा, हाँ, लेकिन जाहिर से हम अडल्ट न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उसको डील करते हैं, लेकिन बच्चों में कॉमन है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, माइग्रेन रेस्क्यू क्या है, ये क्या चीज़ होती है? मैं टर्मिनोलॉजी देख रही थी कि इसको किस तरह देखें, रेस्क्यू का मतलब क्या होगा, यानी किसी चीज़ को बचाया जाए, और माइग्रेन रेस्क्यू यानी माइग्रेन को कैसे बचाया जाए। देखिए, मैंने जैसे अपने इब्तदाई बात में कही कि देखिए हर माइग्रेन का मरीज़ डिफरेंट मरीज़ होता है, उसका ट्रिगर डिफरेंट होता है, तो सबसे पहले ट्रिगर को समझ लें। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनकी नींद मुकम्मल ना हो तो उनको माइग्रेन हो, कुछ लोग होते हैं जो कैफीन के उनको उस वजह से, कुछ लोग सफ़र करते हैं तो सफ़र के दौरान उनको ये माइग्रेन अटैक हो जाता है, यानी ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। कुछ लोगों को रश में हो जाता है, कुछ लोगों को कुछ ख़ास डाइटरी यानी ग़िज़ाई चीज़ों की वजह से हो जाता है। हर मरीज़ का ट्रिगर होना डिफरेंट है। अब जो रेस्क्यू का लफ्ज़ है, उसको अगर यहाँ अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस मरीज़ का जिस वजह से माइग्रेन ट्रिगर कर रहा है, आप उस ट्रिगर को रोकें, उसको रेस्क्यू करें, उससे बचें, ताकि वो ट्रिगर फैक्टर जितना कंट्रोल होगा, ट्रिगर फैक्टर जितना मैनेजेबल होगा, माइग्रेन का अटैक की जो सिवियरिटी है, माइग्रेन की अटैक की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी उसकी शिद्दत है, और उसका बार बार होने की जो मिकदार है वो कम हो जाएगी। तो इसको आप इन मफाहिम में ये कहेंगे रेस्क्यू माइग्रेन के टर्म्स में आ जाता है। अच्छा, क्या है इसका दवाएं तो होती हैं, पेन किलर्स जो होते हैं, तो क्या ओवर द काउंटर पेन किलर्स इसमें दिए जाते हैं, जैसे पैनाडोल वगैरह, या स्पेसिफिक कोई पेन किलर्स इसके लिए अलग होते हैं? इसमें दो बातें, एक तो ये बात आपके इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से भी कर देना बहुत ज़रूरी है, और फिर माइग्रेन के, देखिए ओवर द काउंटर ये जो हमारे मुल्क में चीज़ें पेन किलर्स बिकती हैं, इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमारे पास कोई एग्जैक्ट अदाद शुमार नहीं है, मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है। मरीज़ मतलब चूँकि ओवर द काउंटर मिलता है, जो कि कानूनन भी सही नहीं है, तो वो ले लेता, जैसी दर्द हुआ, कौन सा दर्द हुआ पता ही नहीं, दवा ली और ठक पेन किलर पे उसके, और इस तरह के दर्दों में वो, तो मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। चूँकि एग्जैक्ट आदाद शुमार नहीं है, तो इस बुनियाद पे मैं ये नहीं कह सकता कि कितने कॉमन है, लेकिन ये बहुत कॉमन है। तो ये क्या पैरासिटामोल वो अलग एक टॉपिक है ये। अच्छा, अब आ जाए माइग्रेन की तरफ। देखें, माइग्रेन के दो किस्म के इलाज के समझ स्टेप्स हैं। एक है एक्यूट हेडेक के अंदर इलाज, शदीद जब सर दर्द होता है एक्यूट मेडिकेशन दी जाती हैं, ताकि फौरी तौर पर उस मरीज़ का जो एक्यूट एपिसोड है उसको रिलीफ दिया जाए। और एक है प्रोफाइलैक्सिस, यानी बचाव के हवाले से दवाएं, यानी अगर उसको 4-5 अटैक महीने के हो रहे हैं तो हम उसके अटैक की तादाद को कम से कम करें। एक भी अटैक अगर होगा तो एक्यूट ट्रीटमेंट तो दिया जाएगा, लेकिन अगर 4-5 अटैक हो रहे हैं तो फिर प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट भी साथ चलेगा। और वो एक, तो कहने का मकसद है दो किस्म के इलाज हैं। एक है जब मरीज को एक्यूट अटैक होता है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट एक्यूट मेडिकेशंस हैं, नॉन स्टेरॉइडल भी देते हैं, ट्रिप्टैंस भी देते हैं, अब आजकल बहुत जदीद इलाज भी आ गए, CGRPs भी देते हैं बहुत, लेकिन प्रोफाइलैक्सिस के अंदर डिफरेंट है। फिर अगेन मरीज़ की जो हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफाइलैक्सिस देने में। मरीज़ का जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफाइलैक्सिस देने में, मरीज़ की एज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफाइलैक्सिस देने में, मरीज़ के ट्रिगर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफाइलैक्सिस ट्रिगर। तो तमाम अवामिल को जानते हुए समझते हुए मरीज़ से ठीक हिस्ट्री लेकर फिर तजवीज़ दिएगा।
ठग करके जो बताया गया है प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट दे देंगे तो भाई हर मरीज तो मुख्तलिफ मरीज है, तो बिल्कुल। फिर उस तरह से दवाएं तो ये लिखी हुई है कि माइग्रेन में देते हैं, क्योंकि लोग तो ओवर द काउंटर हाँ फार्मेसी पे जाके बोलते हैं दवा बता दवा दो दवा इसकी क्या है। और क्या कहते हैं दवा नहीं, दूसरा एक और मसला है भाई, आपको नींद का मसला है साथ में, लेट सपोज, तो भाई फिर हमें ऐसी दवा देनी चाहिए जिससे नींद भी मैनेज हो, और आपको नींद का मसला नहीं है, ठीक है ना, तो हमें फिर आपका जेंडर फीमेल है तो भाई मुझे वो देखनी चाहिए कि जिसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल जो फीमेल में हमें कंट्रोल करने होते हैं। अच्छा जेंडर मेल है तो जेंडर मेल के लिहाज से हमें, तो भाई ये जो ठग करके हम दवाई दे देते हैं ना, ये फिर मरीज के माइग्रेन को और ज्यादा खराब कर देता है। अच्छा तो क्या कोई नॉन मेडिकेटेड ट्रीटमेंट भी है इसका? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखें अगेन ट्रिगर मैंने कहा ना, अगर मैनेजेबल हो, मिसाल के तौर पे नॉन मेडिकेटेड ट्रीटमेंट को आप यूं समझें कि आपने ट्रिगर को कंट्रोल किया, आप सफ़र पे लेट सपोज है कि नींद है, सफ़र है, तो आप उसमें एहतियात करेंगे, उसके लिहाज से पहले से ही चीज़ों को मैनेज कर लेंगे ताकि आपको वो जो माइग्रेन के अटैक होने का ख़तरा है वो मिनिमाइज हो जाए। ये तो नहीं हो सकता कि ख़त्म हो जाए, ये तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ना हो। ग़िज़ाई कोई मामला है, मिसाल के तौर पे मैंने कहा ना कि हर मरीज़ मुख्तलिफ होता है, लाजमी नहीं हर आदमी को दही से या चीज़ यानी पनीर से या चॉकलेट से होता है, लेकिन कुछ लोगों को चॉकलेट से होता है, कुछ लोगों को पनीर से होता है, तो उससे वो अवॉइड करें। तो कहने का मकसद ये है कि आधा मॉलिज माइग्रेन का मरीज़ खुद है, उसे आइडेंटिफाई करना, वो फिर बताना अपने मॉलिज को, आधा वो है, आधा उसका मॉलिज है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये फैमिली हिस्ट्री में हेरिडिटरी है? क्या फैमिली हिस्ट्री में रन करता है कि मदर को था या फादर को था? बिल्कुल, इसको यूं समझिए कि अगर माँ बाप में से किसी एक को क्या कहते हैं माइग्रेन है तो बच्चे में 50% चांसेस हैं। और अगर माँ बाप को दोनों को माइग्रेन होता है तो 75% चांसेस हैं। ये मैं एक मोहतात अंदाजे में समझाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई जेनेटिक हिस्ट्री, लेकिन जेनेटिकली नो डाउट ऑलमोस्ट 45% जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं इसके माइग्रेन होने के, और ये साबित है बहुत सारी स्टडीज में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्लस्टर हेडेक कहा जाता है और एक माइग्रेन, तो इसमें क्या दो बहुत मुख्तलिफ सर दर्द हैं? ओके, माइग्रेन आधे सर का दर्द है, ठीक है। माइग्रेन क्लस्टर एक एक्सक्रूशिएटिंग यानी एक जबरदस्त एक खंजर नुमा पेन होने वाला सर दर्द जिसमें आई इन्वॉल्वमेंट, उसके साथ आंख का छोटा हो जाना, नाक से नेजल कंजेशन हो जाना, यानी ये तो, और फिर ये सेकंड से मिनटों तक होता है। यानी देखें, नंबर 1 जब भी हम सर दर्द करते हैं ना तो सर दर्द को हिस्ट्री की बुनियाद पे किया जाता है। नंबर 1 भाई होता कहाँ है, तो लोकेशन इसका तो आधे सर में होता है लेकिन माइग्रेन में, और जो क्लस्टर है वो आपके आई से सुपरा करके फिर फैलता है। नंबर 1। नंबर 2 दौरानिया ड्यूरेशन, ये दौरानिया मिनटों से माइग्रेन का घंटों तक का है, घंटों यानी 12 घंटे भी हो सकता है, 6 घंटे भी हो सकता है, ये मिनटों से भी कम या सेकंडों मिनटों से लेकर 3 आवर्स तक, इससे ज़्यादा नहीं होता। इसकी बाउट्स होती हैं क्लस्टर हेडेक की, यानी क्लस्टर फॉर्म में होता है। क्लस्टर लफ्ज़ जो है क्लस्टर फॉर्म में आता है और क्लस्टर जैसा फटता है ऐसा ये फटता है, तो ये तो मुख्तलिफ है। फिर इसकी अलामात मुख्तलिफ हैं। क्लस्टर में बिल्कुल डिफरेंट अलामात हैं, इसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट अलामात हैं। ये बिल्कुल 2 मुख्तलिफ सर दर्द हैं, लेकिन शदीद तरीन सर दर्द बहरहाल क्लस्टर में होता है। ओके। अच्छा, तो ये टेंशन हेडेक और माइग्रेन, इसको हम कैसे वो करेंगे कि आप सारे सर दर्द आज ही आप माइग्रेन पे कर लेना बात, सर दर्द की बात। माइग्रेन एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। टेंशन टाइप हेडेक जिसको तनाव का किस्म का सर दर्द होता है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी कॉमन टाइप, वन ऑफ द टाइप ऑफ प्राइमरी हेडेक। जैसे माइग्रेन एक प्राइमरी हेडेक है, इसी तरह टीटीएच भी टेंशन टाइप हेडेक भी। लेकिन टेंशन टाइप हेडेक पे सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि टेंशन टाइप हेडेक का कहीं मतलब ये नहीं होता कि किसी को टेंशन है तो सर में दर्द होगा। अच्छा, नो, दिस इज टोटली एब्सोल्युटली ये मिथ है, ये एक तोहमत है। वो लगता है इसको बिल्कुल दिमागों से जहनों से निकाल लें, और ये अलग एक बहुत अहम टॉपिक है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, खवातीन में जैसे माहवारी जो होती है हर महीने, तो उससे भी रिलेटेड बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सवाल नहीं करती तो मैं जरूर इस पे बात करता। देखें, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से ये बहुत कॉमन है फीमेल्स में, और कुछ
मतलब ख़वातीन में सिर्फ ये उन्हीं डेज में होता है, तो भाई फिर इलाज भी उन्हीं दिनों में कोशिश करें ओके। यानी प्रोफाइलैक्सिस हाँ। कर लें, अदरवाइज तो नहीं हो रहा। तो हाँ। तवील दवाएं देने और फिर उनके साइड इफ़ेक्ट, उनके मसाइल का अलग मसला है। तो हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। खातून, चूँकि पहले जैसे मैंने अपनी बात में कहा कि ख़वातीन में ये सरदर्द कॉमन है, लिहाजा उसमें ये सवाल लाजमी आना चाहिए और इस सवाल का उसी लिहाज से फिर इलाज मुआलजे में होना चाहिए। आसानी होती है। अच्छा, क्या मेनोपॉज के साथ फीमेल्स के अंदर ये माइग्रेन, जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल माइग्रेन रहता है, वो ख़त्म हो जाता है? होता है, दर्द तो होता है होता बाज़ है। औक़ात को। जो प्योर मेंस्ट्रुएशनल माइग्रेन है वो तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन माइग्रेन के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि वो अगर होता है तो ख़त्म हो जाता है। अच्छा। अच्छा, बच्चों में तो आपने जैसे हमें जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हाँ। मुमकिन है कि गलत हो। अच्छा, इसके लिए जैसे आपने हमें बताया, आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इसके लिए सही तशख़ीस, जैसे लोगों को हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन है, ख़वातीन में बहुत कॉमन है, एंड लोग यूजुअली जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाके पेन किलर लिखवा के, तो किसके पास सही तशख़ीस के लिए जाना चाहिए, कौन सी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, किस डॉक्टर को दिखाएं भाई अगर देखें, माइग्रेन है तो? आपको मैं इसी प्रोग्राम में, देखें आप सवालात बहुत अहम कर रही हैं और हर सवालात अपनी ज़ात में ख़ुद एक अलग टॉपिक है। देखें, जो फैमिली प्रैक्टिशनर होता है ना, ये हर सोसाइटी का एक बुनियादी इकाई है डॉक्टर, क्योंकि पहला स्टेप तो हाँ, उसी के पास जाना ये है पेशेंट सिस्टम ने। बहरहाल पाकिस्तान में भी मजबूत ही हो रहना चाहिए। बिल्कुल। तो हम देखें, हम पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ न्यूरोलॉजी के तहत भी, पाकिस्तान हेडेक सोसाइटी के तहत भी हम ये कोशिश अपनी मुस्तकिल करते रहते हैं कि अब जनरल फिजिशियंस को ट्रेन करें। ये बुनियादी तौर पे जनरल प्रैक्टिशनर ही, देखें एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 4-4.5 करोड़ से ज़ायद माइग्रेनस पेशेंट हैं। एक बिल्कुल एक रफ मैं आपको आइडिया, अब 250 से ऊपर आपके न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, तो कैसे कैटर करेंगे? नो डाउट न्यूरोलॉजिस्ट की फील्ड का ये है, और फिर हेडेक स्पेशलिस्ट तो वैसे ही नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर वाहिद हेडेक स्पेशलिटी में ट्रेंड आदमी तो वो मैं ही हूँ, जो न्यूरोलॉजिस्ट भी है और हेडेक स्पेशलिस्ट में फुल फ्लेज जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, तो लोग ही नहीं है। तो आपको बहरहाल आपको फैमिली प्रैक्टिशनर को ट्रेन करना पड़ेगा। हमने पाकिस्तान हेडेक सोसाइटी के तहत अभी तो नहीं, 2014 से 16 तक और फिर 18 से 20 के दरमियान हमने 2000 से ज़्यादा, एक मौके पे 2000 के हमने जो फैमिली प्रैक्टिशनर ट्रेन किए। अभी दोबारा हम ये सिलसिला इस साल से शुरू करना जा रहे हैं और हम 3 सालों में तकरीबन 3000 के करीब फैमिली प्रैक्टिशनर जिनको हम ट्रेन करना चाहते हैं, ताकि फर्स्ट स्टेप, जैसे हमारी जितनी कैपेसिटी है, हमारा जितने हमारे पास वसाइल हैं, जितनी चीज़ है उसके मुताबिक ही काम करेंगे। लेकिन ये माइग्रेन को बहरहाल फर्स्ट स्टेप पे फैमिली प्रैक्टिशनर ही को सेंसिटाइज होना चाहिए, उसके करीब उसको ट्रेनिंग, उसके जो पीएमडीसी जो उसकी रिन्यूअल करती है, उसमें कॉमन जो डिजीज़ हैं सोसाइटी की, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इसी तरह ये माइग्रेन है, इसके इलाज मुआलजे की उनको बाकायदा जानकारी होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए और उसके हिसाब से उनको इलाज करना चाहिए। अगर उसमें कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि माइग्रेन सारे तो इतने सिंपल नहीं होते, तो उनको फिर माहिर अमराज दिमाग व आसाब, जिसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, उधर रेफर करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या माइग्रेन फालिज या स्ट्रोक कॉज करता है कि जिन लोगों के अंदर माइग्रेन रिपीटेडली रहता है, या ये अब ऐसा अब तो ऐसी तहकीकात में आ रहा है, बिल्कुल होता है कि ये फालिज भी कॉज कर सकता है इन फ्यूचर? तो जिन लोगों को फ्यूचर नहीं, ये अब ये चूँकि मैंने कहा ना, इसकी पैथोफिजियोलॉजी अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेट यानी तहकीकात हम, लेकिन ये बिल्कुल आपके सवाल का अगर 2+2 आंसर है तो यस। ओके, तो मतलब जिन लोगों को माइग्रेन है वो मोहतात रहें और अपने अगर उनको कोई भी साइन एंड सिम्टम्स एक्सेसिवली लग रहे हैं या बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस, तो उसको प्रॉपर्ली इलाज करें। अच्छा, क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे आपने कहा हर बंदा टू बंदा वेरी करता है, उसके क्या मतलब क्या ट्रिगर फैक्टर्स हैं, तो उसके हिसाब से उसको अपनी मॉडिफिकेशन लाइफ में करने की ज़रूरत होती है। बाकी कोई जनरल यूनिफॉर्म मॉडिफिकेशंस नहीं है इस बीमारी से बचाव की? देखें, ये अगेन फिर इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि देखें हम 20 यानी 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है। हमारी जो सेहत की सहूलियात हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इलाज मुआलजा आप भी जानते हैं, दवाई और इसके वाले से हम भी जानते हैं, तशखीसी टेस्ट कितने महंगे हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं।
बात यह है कि जब तक हम इन प्रोग्रामात के ज़रिए और ओवरऑल आगाही बसिलसिला बचाओ प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं करेंगे बिल्कुल। तो हम अपनी सोसाइटी को प्रॉपरली यानी सेहतमंद नहीं कर सकते। और प्रिवेंटिव मेजर करने का सबसे बुनियादी नुक्ता यह है कि हम एक सादा तर्ज ज़िंदगी को अपनाएं, एक मुनासिब तरीक़े से ग़िज़ाई इस्तेमाल, नींद का ठीक इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं स्क्रीन टाइम का ना होना, इसी तरह ग़िज़ा में सादगी होना, थोड़ी चहलकदमी होना, फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होना, ये सब चीज़ें करेंगे तो ओवरऑल बीमारियों से हम बचने जी। की किसी हद तक कोशिश कर सकते हैं। अब आ जाएं बात माइग्रेन की। माइग्रेन का जैसे मैंने कहा हर एक का डिफरेंट ट्रिगर फैक्टर है, तो उसको उस ट्रिगर फैक्टर से तो अपनी प्रिवेंटिव मेजर्स में तो करना ही करना है। अगर वो प्रिवेंटिव मेजर नहीं होगा तो सर दर्द तो नहीं, आप दवाएं कितनी ले लेंगे, बिल्कुल। वो इलाज तो फिर आपको जूं का तो, यानी आप यूं समझिए कि जख्म अपनी जगह मौजूद है और आप ऊपर एक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जख्म की जड़ का भी इलाज होना चाहिए और जख्म के ऊपर वाली हिस्से का भी इलाज होना चाहिए। तो लिहाजा माइग्रेन के लिए ट्रिगर जो है वो लाजमी स्टॉप होना चाहिए ताकि दर्द का इलाज फिर सही तरीके से किया जा सके। ठीक, डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे साथ इस नोबेल कॉज में शामिल हुए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हम उम्मीद करते हैं कि आप माइग्रेन के बारे में बेहतर तौर से जान गए होंगे और अपने इर्द गिर्द और अपने रिश्तेदारों में भी इसके बारे में आगाही ज़रूर फैलाएंगे। अगर आपको हमारा आज का शो पसंद आया तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब सिर्फ सेहत की बात होगी हर घर में। आज के लिए इतना ही। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।